क्वेश्चंस क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे बच्चे, हमें हर क्वेश्चन में कुछ एक अलग तरीका मिलता है, अलग टाइप मिलता है करने के लिए, तो क्या होता है हमें पता चलता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, यही था क्वेश्चन शिवांशी, क्वेश्चन यही है, यही वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चे आपके पास, अब ये सॉल्व मैंने अभी कर दिया। ऐसे तुम क्वेश्चन देते हो ना तो मेरे को पता भी चलता है कि तुम लोगों को क्या समझ नहीं आया, और मैं जो भी क्लास होती है दूसरे वाले बच्चों के साथ उनको भी सॉल्व करवा देती हूँ। भाई सारे लोग पढ़ लेते हैं एक बारी में। ये वैसे एक एक करके मैंने तुम लोगों के होमवर्क के लिए दिए थे क्वेश्चन, बट तुम्हारा डाउट आया तो मुझे पता था कि सभी का ही होगा। क्वेश्चन दिख रहा है भी क्लियरली? ये कह रहा है 298 केल्विन। सत्यम क्वेश्चन देखो। दीपक मीना जी, ये आप पढ़ चुके हैं वाला टॉपिक, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते होंगे कि एक स्टैंडर्ड आपका वो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर टू प्लस का 0.34 होता है। केएसपी की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, जब बच्चे आपको केएसपी की वैल्यू गिवन है और बोला है कि पीएच जो है वो 14 है, पीएच इक्वल टू में क्या है इसका 14 है, आपको क्या निकालना है इसमें, ई सेल निकालना है। बात समझ में क्या निकालना है? कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस फॉर दी अबव कपल रिएक्शन। इसमें आपको ई सेल निकालना था। आपके पास एक रिलेशन होगा भाई कॉपर 2+ से, जब आप कॉपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपका ई सेल निकालने का एक फॉर्मूला है, ई नॉट ऑफ द सेल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग 1/copper 2+। अब आप इस वाले फॉर्मूले से कॉपर 2 ये निकाल सकते थे क्या, ई सेल, पर आपके पास कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन नहीं है। क्या गिवन है आपको उसकी जगह, केएसपी की वैल्यू गिवन है बच्चे। कॉपर हाइड्रोक्साइड का मैं अगर इसको करूंगी, डिसॉल्व करूंगी, केएसपी निकालूंगी तो वो क्या आएगा, कॉपर 2+ आयन 2OH नेगेटिव आयन लिख सकती हूँ इसे मैं। केएसपी इक्वल टू में ये लिख सकती हूँ कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। बोलो भाई, याद है कॉपर 2+ की OH नेगेटिव केएसपी इक्वल टू यही होता है। यस मैम। इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये आपका केएसपी होता है। केएसपी की सीमांशी समझ में आया भाई? केएसपी में वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻⁻20। और बच्चे अगर आपको पीएच गिवन है कितना, 14 पीएच गिवन है, यानी कि पीओएच इक्वल टू 0, ओएच की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? अगर किसी को याद हो फॉर्मूला पीओएच निकालने के लिए, भाई हमें ये पता है ना पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है। अब पीएच ही पूरा का पूरा 14 दे दिया तो पीओएच 0 ही होगा। यस मैम। ठीक है, पीओएच 0 मतलब माइनस लॉग ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल टू में क्या 0। और ये वैल्यू लॉग OH 0 कब होगा, जब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर। निकल कर आ गई OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, निकल कर आ गई 1 मोलर। ऐसे ही बाय चांस अगर आपको पीएच कुछ और दिया हो, यहाँ पे तो जैसे 14 दिया था, कहीं कुछ और दिया हो, जरूरी है वो 0 निकल कर ना दिखा रहा हो, कुछ और आ रही हो जिसकी कुछ वैल्यू हो, आज समझ में कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आ रही हो, 10⁻⁻1 या 10⁻⁻2 जो भी कुछ आ रहा हो, तो आपके पास 1 × 10⁻⁻20 इक्वल टू में कॉपर 2+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर। कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन आ गई, हाँ है ना, 1 × 10⁻⁻20 क्या आ गया आपका, कॉपर 2+ आ गया। जब आपके पास कॉपर 2+ निकल गया है, इसकी कंसेंट्रेशन आ गई है कॉपर 2+ की है, आपके पास ई सेल निकाल लोगे। ई सेल फॉर्मूला क्या था, ई नॉट कितना गिवन है 0.34 माइनस 0.06 लेनी है, ये वाली वैल्यू जो 0.059 था ना, उसको ही उसने बोला है कि 0.06 ले लो। अपॉन में एन, कॉपर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग 1/copper 2+, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻20 है, आया ना, सॉल्व हो जाएगा। 0.34 माइनस 0.03, इसको काट दिया मैंने, 0.03 लिख दिया, लॉग 1 × 10⁻20 लिख सकती हूँ। बोलो भाई, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आगे, लॉग को आगे लाना है, बस 20 लिखना है, हो जाएगा सीमांशी? यस मैम। सत्यम पांडे जी, हम पीछे ये रिएक्शन नहीं देख पाते हैं, बार बार समझो इस बात को। आंसर बता सकते हो कितना आएगा? चलो भाई कर लेना आंसर। एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, प्रोसेस हो रहा है, एक क्वेश्चन है इसी तरीके का, उसमें आपको क्या गिवन है बच्चे,
हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोड वो बनाकर दे रहा है कॉपर के साथ। क्वेश्चन अभी मेरे पास इसमें मैं लिख देती हूँ। H2 से H+ में कन्वर्ट हुआ, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, और यहीं पे कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। H+ की कंसंट्रेशन, कॉपर 2+ H+ की कंसंट्रेशन नहीं बता रहा, वो बता रहा है कि pH ऑफ द सॉल्यूशन है 3। आपके इसमें मैंने देखा है, शायद अगर नहीं दिया है तो ध्यान रखो क्या बोल रहा है वो। और कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन जो है कैसे निकलेगी, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन निकालनी है, पूछा है उसने कि कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन बताओ। और ई सेल आपको गिवन है 0.31, और ई नॉट ऑफ द सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में जो होती है ना कॉपर 2+ से कॉपर की, वो होता है 0.34, ये भी गिवन है। बात समझ में आई? कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन निकालनी है। कर लोगे इस क्वेश्चन को? 2 इलेक्ट्रोड आपके यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन वाला और कॉपर 2+ वाला। रिएक्शन लिख के बता दूं मैं इसकी क्या होगी, बता सकते हो? एनोड पे क्या हो रहा होगा? H2 से क्या बना, H+ बन रहे हैं, 2 H+ निकल रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। सेम ऐसे ही कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये वाली रिएक्शन कहां पर हो रही है? आपकी एनोड पे, और ये वाली रिएक्शन कहां पे हो रही है? कैथोड पे। मैम को कैसे पता चला कि ये एनोड पे कैथोड पे? ऊपर गिवन है ना, सेल गिवन है, एनोड वाली साइड और कैथोड वाली साइड का, है ना, गिवन है ना ऑलरेडी। Yes, ma'am. मैंने क्या लिखा इसमें, कॉपर 2+ आपकी जो रिएक्शन यहाँ पे बचा क्या फाइनल में, कॉपर 2+, H2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 H+ और बचा कॉपर। अब मैं यो। ई सेल की नर्नेस्ट इक्वेशन लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ ई सेल इक्वल टू में ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n कितना है 2 लॉग H+ का स्क्वायर अपॉन में कॉपर 2+, हाँ है ना। H+ की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, pH अगर 3 आपको गिवन है तो कितनी होगी H+ की कंसंट्रेशन से? मानसी अगर pH की वैल्यू 3 है तो 11. सत्यम कह रहा है वॉइस प्रॉब्लम है, बाकी और भी हो रही है। अंजलि वॉइस की दिक्कत आ रही है, धीरे आ रही है। आज तो मैंने पंखा भी नहीं चलाया, एक काम करते पंखा ही No, ma'am. अंजलि तुम्हें भी हो रही है वॉइस की दिक्कत? क्लियर है वॉइस? शिवम अरे बोलो, बता दो भाई, नेटवर्क का इशू सिर्फ Yes, सत्यम के ma'am. पास है ना। अरे अपने थोड़ा एनर्जी रखो, क्या सो के वीडियो क्यों देखते हो भाई? H+ की कंसंट्रेशन कितनी आएगी नहीं बताया अभी तक किसी ने मुझे। सीमांशी कितनी 11. होगी? 11? नहीं अमर, क्या कर रहे हो अमर? H+ की pH की 3 वैल्यू गिवन है, H+ की कंसंट्रेशन पूछ रहा है सीमांशी। मीनू, दीपक, किसी को नहीं पता H+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी? अरे सत्यम क्या तुक्के, pH इक्वल टू 3। ओहो भाई, तुम लोगों को तो pH से कंसंट्रेशन निकालना ही नहीं आ रहा है। pH इक्वल टू 3, एंटी लॉग ऑफ 3 कितना हो जाएगा? ये माइनस के निशान इधर चला जाएगा। H+ की कंसंट्रेशन, अरे एंटी लॉग इतनी बार बता चुकी हूँ मैं इसमें, तो ये क्वेश्चन तो आपको अपने आप आ जाना चाहिए। अभी भी नहीं समझ में आया कितना होगा H+ की कंसंट्रेशन? लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो गया। सीमांशी क्या कर रही हो बच्चे? नहीं आया तुम्हें? पीओएच में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी किस पे? मैम, पीएच और पीओएच में। पीओएच, जब OH था वहां पे कॉपर हाइड्रोक्साइड था, इसलिए हमने OH की बातें की थी, OH लिख रहे थे हम। pH गिवन था वहां, तो मुझे OH की कंसंट्रेशन चाहिए थी वहां पर, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मुझे इलेक्ट्रोड में ये इलेक्ट्रोड गिवन है, दिख रहा है, ये हाइड्रोजन आयन के इलेक्ट्रोड गिवन है, यानी कि मुझे H+ की कंसंट्रेशन चाहिए थी और ऑलरेडी pH की। बताओ भाई, pH की कंसंट्रेशन है ई नॉट, ई सेल की वैल्यू है, ई नॉट सेल की वैल्यू है, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन निकल जाएगी। Yes, ma'am. ठीक है, ई सेल की वैल्यू कितनी है 0.31, और स्टैंडर्ड में होती है 0.34, उसने बताया हुआ है। और क्या है 0.06, इसे लेना है डिवाइडेड में 2, इसको काट दोगे 0.03 आ जाएगा। लॉग H+ का क्या था भाई? H+ का स्क्वायर, H+ का स्क्वायर यानी कि 10⁻³ का स्क्वायर करोगे, अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन आप निकाल लो। 2+. ठीक है भाई, करना इस क्वेश्चन को इजीली, ये हो जाएगा आपसे सॉल्व।
ये डिवाइड हुआ उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 0.03 से कैंसिल, 3 2 6 लॉग कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अच्छा ध्यान देना, ये लॉग के कॉपर 2 प्लस अकेला ऊपर नहीं जाएगा, कर लोगे इसे खुद सॉल्व। लॉग ये पता है, लॉग इंटू 10 की पावर -6 माइनस का लॉग कॉपर 2 प्लस होगा, हाँ या ना? यस यस मैम। चलो अब अपने आप सॉल्व करना पीछे का, मैंने क्योंकि सॉल्व नहीं किया है अभी इस क्वेश्चन को, तो मैम ये सामने तो 0 हो जाएगा पूरा, क्या इक्वल टू में। कौन 0 हो जाएगा? मैम ये इक्वल टू में। नहीं भाई, ये 0.34 है, 0.31 है, इधर गया 0.03 हो गया, 0.3 से 0.03 जो है डिवाइड हो रहा है, यस मैम। 1 नहीं आ रहा। मैम -0.03 है ना। -0.03 हो गया, अभी ये माइनस नहीं था, ये उधर से उधर गया, ये माइनस, एक माइनस ये भी तो इसके आगे डिवाइड में गया इसके साथ। यस मैम। अरे कैलकुलेट करना सीख लो भाई, अब मैथ कैसे बताऊं मैं तुम्हें, डिवाइडेड में यस मैम आ गया समझ। हाँ 1 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, log 10 की पावर -6 की वैल्यू जो आ रही है वो लिखोगे, 1 इक्वल टू कितनी आएगी 6, माइनस का 6 आगे आ जाएगा, -6 आ जाएगी, माइनस लॉग कॉपर 2 प्लस, इधर ले जाओ इस वाली वैल्यू को, 7 आ गया, 7 इक्वल टू लॉग कॉपर 2 प्लस, और माइनस का है यहाँ पे ये माइनस का ही आएगा, कोई देख रहा है क्या ये प्लस हो रहा है? ये माइनस का निशान बाहर No, ma'am. कॉमन था, जो कॉमन था तो वो मैंने काट दिया था, ठीक है ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, अब कौन बताएगा भाई? 7। एंटी लॉग ऑफ माइनस का 7, ये माइनस के निशान को आपने इधर भेज दिया। अभी मैंने बताया H प्लस का निकाला था ना, एंटी लॉग ऑफ H प्लस 3 था, तो क्या होता है, कितना आएगा, 7 10 की पावर 1 into 10 की पावर -7। -7, ठीक है। अब भाई हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ हो, कुछ हो, वैसे तो सारी चीजें देख के करिए, क्योंकि मैंने ये पहले से नहीं किया था, तो मतलब पहले से नहीं करा, तो मुझे नहीं पता भाई कि ये कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ ना आई हो, कहीं देख लेना एक बार। तुम्हारी क्लास में सॉल्व करा है, बाकियों की क्लास में छोड़ दिया था, उन्होंने कहा हम कर लेंगे, ठीक है। अब जरा आ जाओ इस वाले पार्ट पे, इलेक्ट्रोलिसिस के पार्ट में। हमने फैराडे लॉ कर लिया था, इलेक्ट्रोलिसिस की हम बात कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है सत्यम? सत्यम इलेक्ट्रोलिसिस माने क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मींस क्या? आपके पास सेल है, जो आपकी एनोड है एक जगह क्या है, कैथोड है, आप इसमें क्या कर रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसका क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो, मतलब कि उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो आयंस को, एनोड एक पॉजिटिव वाले एक तरफ, कैसे होंगे वो, इलेक्ट्रिक चार्ज या ढूंढ करके इसमें सॉल्यूशन के अंदर, और क्या हुआ है यहाँ पे आयंस अलग अलग हुए, NaCl का सॉल्यूशन था तो भाई Na भागा एक तरफ और क्लोरीन भागा दूसरी तरफ। एनोड जो होता है भाई, एनोड पे यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट, गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता था, केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो रहा होता था, किसमें, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी इलेक्ट्रिक करंट में हिमांशी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप क्या करवा रहे हो, केमिकल एनर्जी करवा रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इसमें क्या करवा रहे हो, रोशनी तुम लेट आई हो बच्चे, तुमने मिस कर दी एक चीज इंपॉर्टेंट, केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिक जो ये आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा के केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे, एनोड जो है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, लेकिन एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड आपका कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे हो रहा है आपका रिडक्शन। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि एक्वस NaCl सॉल्यूशन का, एक्वस NaCl सॉल्यूशन या फिर मैं इसे बोलती हूँ ब्राइन सॉल्यूशन का, आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, बताओ एनोड पे क्या रिलीज होगा और कैथोड पे क्या रिलीज होगा, बता सकते हो, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे, तो आपको पता, और ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है, कैथोड पे क्या होगी, दो रिएक्शन होगी, एक तो Na जो है वो Na प्लस जो सॉल्यूशन में Na प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, और Na जो है डिपॉजिट होगा कैथोड पे, राइट। यस मैम। एक होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, वो भी ब्रेक डाउन होगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा और H2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। एक रिएक्शन हो रही होगी आपकी ये वाली। अब इन दोनों ही रिडक्शन हो रहे हैं, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप देखें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.71 और इसका होता है -0.83। इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, नीचे वाले का, इस वाले का ज्यादा है,
तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों में से जिसका ज्यादा होगा वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, यानी कि आपका कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा जब NaCl सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो कैथोड पे H2 लिबरेट होगी। बात समझ में, क्या लिबरेट होगा कैथोड पे? हाइड्रोजन। यस मैम। क्यों लिबरेट हो रही है? सोडियम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सोडियम भाई जितनी देर में होना चाहेगा उतनी देर में उससे पहले रिडक्शन पोटेंशियल H2O से H2 बनने का ज्यादा है, तो हाइड्रोजन उतनी देर में लिबरेट हो जाएगी फटाफट से। ऐसे ही सेम आपका एनोड पे जो रिएक्शन होंगी वो भी दो हो रही होंगी। क्या? क्लोरीन आयन जो है क्लोरीन 2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्लोरीन से क्लोरीन 2 बनने की ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रही हूँ, याद रखना, रिडक्शन नहीं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो होता है माइनस का 1.36 वोल्ट। ऐसे ही आपका H2O से जब आपका O2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन याद रखना भाई। एनोड का अगर वाटर में ऑक्सीडेशन, वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे तो O2 निकलता है और 4H+ आयन निकलते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये बात याद रखना, ये रिएक्शन भी पता होनी चाहिए कि जब आपका वाटर मॉलिक्यूल एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब O2 निकल रहा है, तो O2 के साथ 4 H+ आयन निकल रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है भाई? माइनस का 1.23 वोल्ट। कितना होता है? माइनस का 1.23। इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? हाँ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है बच्चे? H2 H2 वाले का होना तो क्या चाहिए था? एनोड पे O2 गैस निकलनी चाहिए थी। डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं तो यही होता है, डाइल्यूट NaCl लेते हैं तो एनोड पे O2 निकलती है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन ले लेते हो, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, तो एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है? क्लोरीन 2। क्योंकि हम उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा ना। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगी क्लोराइड आयन की तो इसका कंसंट्रेशन भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो क्लोरीन 2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है कब? कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में। तो आपकी क्लोरीन 2 गैस इवॉल्व होती है कहां पर? एनोड पे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, डाइल्यूट NaCl या डाइल्यूट NaCl एक्वस सॉल्यूशन, एनोड पे क्या रिलीज हो रही है? O2। कैथोड पे क्या रिलीज हो रही है? H2। कंसंट्रेटेड NaCl एनोड पे क्या रिलीज हो रही है? क्लोरीन 2। और कैथोड पे क्या रिलीज हो रही है? H2। आप अपने सॉल्यूशन में देखोगे, आपने ये क्लास 9th में भी एक एक्सपेरिमेंट हमारा था कि ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया तो क्या क्या हुआ है? एक H2 रिलीज हो रही थी। कहां पे H2 रिलीज हो रही है? कैथोड पे। एनोड पे क्या हो रहा है बच्चे? O2 रिलीज हो रहा है। आप सॉल्यूशन में देख रहे होंगे, एक तो Na+ बचा हुआ है अभी भी, Na+ सॉल्यूशन के अंदर बचा हुआ है क्योंकि इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, H2O से H2 बन गया। और यहाँ पर आपका H2O से, और यहाँ पर कैथोड में जब H2O से H2 बना तो OH नेगेटिव आयन भी बचे हैं, अभी OH नेगेटिव भी बचे हैं। तो ये हमारा एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब एक तरीके से हमारे यहाँ पे एक नया बाय प्रोडक्ट बन के फॉर्म हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया बात हो गई। क्या कि हमने जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो मेरे पास क्या क्या रिलीज हो गया? मेरे पास H2 और क्लोरीन 2 तो निकला ही, साथ में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में NaOH भी फॉर्म हो गया। ये NaOH प्रिपेयर करने का एक इंडस्ट्रियल मेथड है। बात समझ में आई आप लोगों को क्या हुआ है? इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? चलो भाई, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गई है बात, तो अब जरा अगली बात हम कर लें। क्या? सेम इसी तरीके से अब मैं H2SO4 का अगर करूं, H2SO4 का, वहां पे भी दो बातें होंगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 जब मैं लेती हूँ या फिर डाइल्यूट। H2SO4 में रिएक्शन क्या हो रही है? H+ 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये H2 रिलीज हुआ कहां पर? ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? सत्यम क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, ऑक्सीडेशन हो, अरे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं बच्चे, मैम रिडक्शन होगा। रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा और है। रिडक्शन मेरा कैथोड पे होता है, मेरा कंसंट्रेटेड H2SO4 का जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाती हूँ तो मेरे पास क्या होगा? H2 रिलीज होगी कैथोड पे और एनोड पे मेरी दो रिएक्शन होगी। क्या? एक तो होगा आपका
सल्फेट जो है SO4 2 नेगेटिव से S2O8 2 नेगेटिव बने, ठीक है भाई। या तो फिर क्या हो, या तो आपका वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो आपका O2 देगा, O2 देगा और यहाँ पे 4H प्लस आयन। देखो मैं बार बार रिएक्शन लिख रही हूँ तुमके, मुझे याद रहे, तुम भी याद कर लेना इस तरीके से। एनोड पे दो रिएक्शन हो रही है, ये वाली और ये वाली। इन दोनों में इसका पोटेंशियल माइनस का 2.21 है या 7 ऐसी कुछ है। इस वाले का भी हमने देखा था भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, माइनस का 0.83 था कि माइनस का 1.21 था, माइनस का 1.21, ठीक है ये वोल्ट। इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है भाई, O2 का ज्यादा है ना, ये वैल्यू बड़ी है इससे, तो ऑक्सीडेशन होना तो इसका चाहिए था, लेकिन कंसंट्रेटेड लिया है मैंने, जैसे मैं NaCl कंसंट्रेटेड लेती थी तो क्लोरीन 2 निकलता था। ऐसी एनोड पे जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी, ये वाली। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो तो एनोड पे क्या निकल रहा है, S2O8 2 नेगेटिव, याद रहेगा। Yes, दिमाग में से फीड कर लो इस बात को। कैथोड पे H2 निकल रहा है दोनों केसेस में, चाहे डाइल्यूट ले लो चाहे वो ले लो। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख रहे हो तो एनोड पे तो ये निकलेगा, लेकिन अगर डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हो तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली, O2 निकलेगा। बात समझ में आई, हाँ या ना, समझ में आई बात। यस मैम। O2 आपका रिलीज होगा कब, कहाँ पर, एनोड पे, कब, जब डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है भाई। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बता रही हूँ। अब जरा सा एक बात करो, जरा Ag नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर का ही इन सिल्वर इलेक्ट्रोड। सिल्वर का AgNO3 का सॉल्यूशन है और उसमें Ag का ही इलेक्ट्रोड आपका डिप है, ठीक है, Ag का इलेक्ट्रोड डिप और ये AgNO3 का सॉल्यूशन है। अब ये बोल रहा है कि इसमें बताओ एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या रिलीज होगा। आपके पास सॉल्यूशन में क्या है, Ag प्लस जो है, Ag प्लस से इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag जो है डिपॉजिट हो जाएगा। ये क्या है आपका, कैथोड पे होगी रिएक्शन, yes, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। एनोड पे बच्चे क्या होगा, और इसका जो रिडक्शन Ag पोटेंशियल, is 2Ag plus और plus 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे भी, ये कैसे हुआ आपका, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0.80 होती है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी। और आपके पास दूसरी जो रिएक्शन थी वाटर वाली होती, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर का होता, तो वाटर के लिए जो वैल्यू थी वो कम आ रही थी, आपका H2 रिलीज होता, 2OH नेगेटिव आयन और दो, कुछ गलत लिखा है मैंने, हाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेते हैं और H2 आपका निकलता, 2OH नेगेटिव आयन निकलते। ये रिएक्शन कहाँ पे होती है आपकी H2 की, कैथोड पर। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, माइनस का 0.83 था, अभी देखा ना Yes, हमने पीछे, माइनस का 0.83 था। भाई ये माइनस का 0.83 है और ये प्लस का 0.83 है, तो कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये वाला, Ag ही डिपॉजिट होगा। रिएक्शन कौन सी होगी, Ag डिपॉजिट होगा। आपको बस अब याद रखना है कि Ag डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट एनोड पे जो रिएक्शन, ये तो रिएक्शन हो रही थी दोनों की दोनों कैथोड पे, पर कैथोड में इन दोनों में से प्रेफर कौन सी वाली होगी, Ag प्लस वाली। अब आ जाओ एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगी आपकी Ag प्लस, क्योंकि सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, Ag प्लस एक Ag से जो Ag का इलेक्ट्रोड है ना, सिल्वर का इलेक्ट्रोड जो आप घुमा रहे हो इसके अंदर सिल्वर का इलेक्ट्रोड, ये Ag कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Ag प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। बात समझ में, ये इलेक्ट्रोड था, अपना इलेक्ट्रोड अपने इसमें गल रहा है और Ag प्लस सॉल्यूशन को दे रहा है, तो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से Ag प्लस से Ag भी बन रहा है और Ag से Ag प्लस भी बन रहा है। बात समझ में क्या हो रहा है, Ag से Ag प्लस भी बन रहा है और Ag से Ag प्लस से Ag बन रहा है और Ag से Ag प्लस बन रहा है। इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका उल्टा कर दो, 0.80 था इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माइनस का 0.80 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, एनोड का और वाटर का भी हमें पता है भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें O2 निकलता है, 4H प्लस निकलते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है इसका भी मैंने देखा था, माइनस का 1.21 था। इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, ये वाले का, Ag वाले का। तो जब आप सिल्वर और नाइट्रेट कभी भी नहीं रिएक्ट करता, नाइट्रेट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, तो इसको ये कभी रिएक्ट नहीं करेगा आपका। Ag आपका यानी कि, और सल्फेट भी आपका कभी भी नहीं करेगा, बस सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में करता है और कहीं नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे, सिल्वर का क्या क्वेश्चन क्या था, सिल्वर नाइट्रेट इन सिल्वर इलेक्ट्रोड, मतलब विद
सिल्वर का इलेक्ट्रोड है और किसके साथ है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, किस इलेक्ट्रोड के साथ, विद सिल्वर Ag के ही इलेक्ट्रोड के साथ। बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन में आ गया, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, भी आएगा पीछे, तुम तब मुझे तुम खुद बताओगे, याद रख लेना। Ag दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, सिल्वर नाइट्रेट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड हो गया प्लैटिनम का, अगर बच्चे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड हो गया तो ये वाली रिएक्शन होगी जो Ag से आपका Ag+ बन रहा था। इस वाले में जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो एनोड पे क्या हो रहा है, Ag+ बन रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, Ag डिपॉजिट हो रहा है ना? यही हुआ था। रिएक्शन लिख लोगे, कुछ नहीं समझ में आया? अगर आपका प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है बच्चे, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, तो ये वाली रिएक्शन तो होगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोड ही नहीं है आपका, प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो तो रिएक्ट करेगा नहीं। तो आपकी रिएक्शन क्या होगी उस केस में, Ag+ को इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होगा कैथोड पे, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है ये Ag, लेकिन एनोड पे जो रिएक्शन है वो कौन सी हो रही होगी, वाटर वाली ही हो रही होगी। H2O से O2 बना, 4H+ आयन। बात समझ में आई, हाँ है ना? 4H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन, कहां पर होगी रिएक्शन आपकी, एनोड पे। कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं, कुछ समझ नहीं आया। रोशनी कहाँ गई? रोशनी समझ में आया बच्चे? सत्यम भाग गया, सत्यम के पहले कुछ नहीं कर, सत्यम क्या नेटवर्क नहीं आ रहा था। और भाई यस मैम। क्लियर है बच्चे? दीपक यस मैम। ठीक है। एनोड पे जब आपका प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है तो एनोड पे जो है ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या पूछा है इसने अगर मुझसे, AgNO3 की बात हो गई। कॉपर सल्फेट, सेम कॉपर सल्फेट का अगर एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, तो आपको बताना है। तो कॉपर का तो भाई आपने देखा है रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, याद भी हो जाना चाहिए अब तक। तो कॉपर 2+ से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्शन H2O वाली तो मैं लिख ही नहीं रही हूँ। क्यों नहीं लिख रही भाई, हाइड्रोजन का तो नेगेटिव में होता है और ये पॉजिटिव में है, तो ऑफकोर्स यही रिलीज होगा, आया ना? ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लेगी। आपका ये तो कितना आता है इसकी वैल्यू, माइनस का 1.21 थी शायद, या 0.8, 0.8 मैम 0.83 0.83 वोल्ट है। ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ऑफकोर्स कैथोड पे जो रिएक्शन है वो ये वाली होगी। नेक्स्ट और क्या हो सकता है भाई, एनोड पे क्या होगी रिएक्शन, एनोड पे आपकी होगी 3 रिएक्शन। सल्फेट आपका H2O नेगेटिव में चेंज होगा, इसकी वैल्यू होती है माइनस का 2.21 वोल्ट। मैंने बताया ना, सल्फेट सिर्फ और सिर्फ आपका किस केस में निकल वो होता है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 में ही बनता है और कहीं नहीं बनेगा, और सब में आपका वाटर को प्रेफरेंस मिलेगी। और क्या होगा रिएक्शन में, एक हो रहा होगा वाटर वाला, H2O से आपका बन रहा होगा O2 और 4H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और इसकी वैल्यू आई थी माइनस का 1.21। सेम ऐसे ही अगर मैं कॉपर की रिएक्शन के लिए वैल्यू लिख दूं, कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, E0 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, माइनस का 0.34। इन तीनों में देखो भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो किसका ज्यादा है, इस वाले का। बात समझ में आई? जैसे सिल्वर वाले में सिल्वर वाला ज्यादा आ रहा था, यहाँ पे भी ये वाला ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ कॉपर सल्फेट का अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तो एनोड, कैथोड पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, एनोड पे क्या होगा, कॉपर से कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा होगा। बात समझ में आई, हाँ है ना? उसी सॉल्यूशन में उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का ही रिडक्शन भी हो रहा है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अगर सेम पूछ लिया जाए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, अच्छा ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है विद किसके साथ, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ। किसके साथ है ये, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है। अगर कोई इलेक्ट्रोड नहीं लिखा है तो आपका एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होगा विद कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर कॉपर इलेक्ट्रोड नहीं लिखा है, सिर्फ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, तो एनोड पे कौन सी वाली रिएक्शन होगी, वाटर वाली, वाटर वाली होगी। देखेंगे भी किस कौन सी हो रही है। कॉपर सल्फेट विद प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया बच्चे, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड अगर आप ले रहे हो तो कैथोड पे तो वही होगी, क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, और एनोड पे क्या होगा भाई, एनोड पे ये वाली रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती। हो सकती है कोई कॉपर से कॉपर 2+, जब कॉपर का इलेक्ट्रोड ही नहीं है तो कॉपर से कॉपर 2+ कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। रिएक्शन कौन सी होगी, वाटर मॉलिक्यूल से आपका क्या बन रहा होगा, O2 बन रहा होगा।
ठीक है, तो एनोड पे क्या रिलीज होगी, O2 गैस एनोड पे आपकी रिलीज हो रही होगी। क्लियर है हाँ या ना ये बात? ऐसे ही Yes, ma'am. ऐसे ही अगर आपका निकल सल्फेट सॉल्यूशन है और उसका इलेक्ट्रोलिसिस आप करवा रहे हो निकल सल्फेट सॉल्यूशन का, तो निकल सल्फेट में भी सेम चीज होगी, कॉपर की बात हो गई, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। AgNO3 की बात कर ली है ना, हाँ हो गई AgNO3, बस H2SO4 की भी बात कर ली कि अगर कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा, डाइल्यूट है तो क्या होगा। निकल सल्फेट में क्या होगा बच्चे आपका, निकल सल्फेट में निकल ही आपका डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो O2 निकल रही है। क्लियर है ये बात? O2 गैस निकलेगी कहां पर, एनोड पे। मैंने बताया ना सल्फेट वाली रिएक्शन कहीं नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है ये आपका, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक के अंदर भी पढ़ी है कि आप कोब इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हो ना, इथेन की प्रिपरेशन के लिए RCONA का सॉल्ट को आप इलेक्ट्रोलाइज करवाते हो, तो Na+ से इलेक्ट्रॉन लेके Na डिपॉजिट हो गया कहां पर आपका, कैथोड पे, और एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसमें क्या प्रोडक्ट बनना है ये याद रखना, RCOO नेगेटिव। जब आपकी रिएक्शन एनोड पे होती है तो यहाँ पे ये आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, R के साथ एक और R क्या हो जाता है, कंबाइन हो। सपोज यहाँ पे CH3 है तो यहाँ इथेन बन जाएगा, यहाँ पे CH3CH2 है तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ब्यूटेन। और ये कहाँ पर आपका फॉर्म हो रहा है, एनोड पे। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं भाई? समझ में आया कुछ? ये रिएक्शन याद रखनी है। Yes, ma'am. क्वेश्चन आ जाएगा RCO सोडियम सॉल्ट एसिटिक एसिड का तुमने, या फिर किसी और कंपाउंड का ले लिया उन्होंने कि उसको तुमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, तो बताओ एनोड पे क्या निकलेगा, कैथोड पे। एनोड पे आपका क्या निकल रहा है, इथेन। अगर वहां पे एसिटिक एसिड है तो इथेन निकलेगा, या फिर एल्काइल फेन, जो भी आप बोल लो, ऑप्शन में जो भी गिवन होगा उस हिसाब से। और कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, सोडियम आयन। तो ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, इसका यूज आपका फेराडे लॉ के अंदर भी आएगा कि आप इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो कहाँ क्या डिपॉजिट हो रहा है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है भाई, एनोड पे क्या निकल रहा है, कैथोड पे क्या निकल रहा है। अब जिन बच्चों ने फेराडे का नहीं क्वेश्चन किए थे, जरा उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। फेराडे का फर्स्ट लॉ का जो क्वेश्चन था वो था मास डिपॉजिट Z इक्वल टू क्यू होता है। Z आपका केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी होता है, क्या बोलते हैं इसे हम, केमिकल इक्विवेलेंट वेट। कौन था भाई, कोई था ना, हैंड रेज करना जरा, जिसने फेराडे की क्लास नहीं ली है। दीपक, हाँ दीपक। M इक्वल टू में Z क्यू होता है। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एक बार रिकॉर्डेड देख लेना। फेराडे का फर्स्ट लॉ होता है मास डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना आपने उसको करंट दिया, और करंट कितना दिया है वो Q से निकल रहा है, और I इज इक्वल टू में Q बाय T होता है, ये हमने पढ़ा है। Q इक्वल टू में हो गया I मल्टीप्लाई बाय T। ये Q है क्या, आपका चार्ज, आप मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो अपने इसको दे रहे हो सॉल्यूशन के अंदर। तो मास जो हम कह रहे हैं ना, डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम, ये डिपॉजिशन कितना हो रहा है ये किससे पता चल रहा है मुझे, फेराडे लॉ से। बात समझ में आएगी? पर फेराडे लॉ मुझे बता रहा है कि ये डिपॉजिशन कितना होगा। Z को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय Q। ये है क्या, इक्विवेलेंट वेट। अगर सीमांशी तुम यही हो, इक्विवेलेंट वेट को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, मोलर मास अपॉन एन। मोलर मास अपॉन में एन। एन क्या है आपका, वैलेंसी फैक्टर जो हम निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय एफ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। ये आपका फॉर्मूला हो गया फर्स्ट लॉ के लिए। हालांकि मैंने इसके लिए यूनिटरी मेथड बताया है कि आप इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मुझे निकालना है कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिशन के लिए, 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिशन के लिए हाउ मच फेरेडे यूज, कितने फेरेडे यूज होंगे, मतलब कितने फेरेडे आपका करंट लगेगा या चार्ज कितना लगेगा। तो आपको पता है एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम 2O3 ने आपका इलेक्ट्रोलिसिस आपने इसका करवाया है। एल्यूमिनियम 3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए और एल्यूमिनियम आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। अब बताना है कि 40 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितने फेराडे आप यूज कर रहे हो, मतलब कितना चार्ज आप उसे दे रहे हो। तो एक तो है आप अपने फॉर्मूले में सब वैल्यू m की पुट करो, मोलर मास की पुट करो, n की पुट करो, f देखो क्या है, और चार्ज जो है कितना दिया है, q निकाल लो जो उसने q हमसे पूछा है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है यूनिटरी मेथड का। क्या, अगर आपका ये 1 मोल एल्यूमिनियम यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने मोल चाहिए भाई, 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है अगर एल्यूमिनियम, दीपक कितने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं,
1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं शिवांशी? 3 मोल। 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन माने होता है 3 फेराडे। ये मैंने बताया कैसे होता है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन माने होता है 3 फेराडे। 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए 3 फेराडे लग रहे हैं। 1 मोल को क्या मैं ये लिख सकती हूँ दीपक, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं एल्यूमिनियम के? 27। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने के लिए 3 फेराडे करंट लग रहा है। तो क्या मैं 40 ग्राम का निकाल सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके? कितने फेराडे लगेगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 27, 4.44 फेराडे आ जाएगा आंसर। दीपक समझ में आया? हाँ या ना? यस मैम। कुछ माइक ऑफ करो। चलो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपकी आवाजें आ रही हैं थोड़ा ही समझ में आया होगा, पर एक बार कोई नहीं, फिर से रिकॉर्डेड देखना, क्वेश्चन करके देखना, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। क्या एक तो है तरीका फॉर्मूले से करो, दूसरा तरीका है कि आप इसमें इसको लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पे, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपके उसमें आया हुआ है। इसमें थोड़ा एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा चीजें रिवर्स करके पूछ ली है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली है, यानी कि इसने मुझसे एन पूछ लिया। आपको पता है ना मास डिपॉजिट फॉर्मूला जो होता है Z अप इनटू Q होता है। उसने मुझे बोला कि भाई Z इक्विवेलेंट, Z क्या होता है? मोलर मास अपॉन में N होता है। उसने मुझसे ये N पूछ लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है ना ये N, एक तरीके से वैलेंसी फैक्टर। बताओ भाई, ये यही होता है ना एन जो वैल्यू होती है। उसने मुझसे ये एन वैल्यू पूछ ली कि भाई ये एन वैल्यू बताओ क्या है। एक तरीका है इस फॉर्मूले में सारी चीजें रखूं और फिर देखूं कि क्या है। दूसरा तरीका क्या है? उसने मुझे बोला 6 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड। कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है? 6 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। क्या मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हूँ कितना यूज हुआ है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल कैसे निकालते हैं किसी भी चीज के? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए हैं। यहाँ पे भाई मैं ये तो निकाल रही थी, ये लिख रही थी जो मैं कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 फेराडे यूज हुआ है, या जो भी मोल्स लिख रही थी वो मैं मोल लिख रही थी ना इलेक्ट्रॉन्स के। यस मैम। 3 फेराडे बाय 0.1 हो रहा है, 0.2 हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 6 × 10⁻22 गिवन है। एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 1/10, 0.1 मोल। 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन आपने अपने यहाँ पे सॉल्यूशन जो है उसको कितना करंट दिया है? 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए हैं। निकल कर आ गया कितने करंट दिया है उसको? 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन आप इस सॉल्यूशन के अंदर से दे रहे हो। इस बात का मतलब है, और डिपॉजिशन कितना हो रहा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1.9 ग्राम ऑफ मेटल इज डिपॉजिट। की मतलब जब आपने इतने इलेक्ट्रॉन दिए, इतने इलेक्ट्रॉन देने का मतलब नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं? 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब आपने 0.1 फेराडे दिया तो आपका डिपॉजिशन जो है वो 1.9 ग्राम हुआ। बात समझ में आई? बहुत देर समझा रही हूँ, ध्यान से देखो। 1.9 ग्राम का डिपॉजिशन हुआ कब? जब आपने 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट किया, और उसका एटॉमिक मास है 57 ग्राम। 57 ग्राम में कितना एन फेराडे होगा भी निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन। बात समझ में आई क्या? एन ही तो निकालना है आपको। एक क्वेश्चन हमने और करवाया था अगर क्लास में तो पिछली क्लास में होंगे कि कॉपर 2+ जो है कितना कॉपर जो है वो कितना डिपॉजिट हुआ। तो हमने रिएक्शन लिखी थी, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर बना। अब यहाँ पे आपको एन फैक्टर जो है ना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यही तो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, कितने इलेक्ट्रॉन जो यूज हो रहे हैं, यही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट भाई इसकी। हाँ या ना? जब इसकी ऑक्सीडेशन, अरे बोलो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मतलब कि ये जो 2+ है ये 2 एन निकालना कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। आपने बोला कि 63.5 ग्राम में 2 फेराडे लग रहा है, मतलब कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, यानी कि 2 फेराडे लग रहे हैं। उसने मुझसे पूछा था 0.635 ग्राम में कितना लगेगा बताओ। तो आपने 0.635 ग्राम यहाँ लिखा और फेराडे निकाल लिया कि कितना फेराडे लगेगा। हाँ या ना? ठीक है दीपक, इतने ग्राम में 1 मोल में आपके 2 फेराडे लग रहे हैं, इतने ग्राम में कितने लगेंगे आपने निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका फेराडे निकल कर आ गया कि कितने फेराडे आपका चार्ज जो है इसमें लगेगा, मतलब कितने फेराडे आपके इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। अब जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें मुझे ऑलरेडी एटॉमिक मास गिवन था कि 57 ग्राम है, उसको ये नहीं पता था। जैसे इसमें हमें इक्वेशन में ये पता है ना कि 2 फेराडे लगेंगे 57 ग्राम के लिए,
1 मोल के लिए। उसे नहीं पता था कि 57 ग्राम के लिए कितने फेराडे लग रहे हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मास में कितने भी हो सकते हैं। लेकिन उसने ये बता दिया था कि 1.9 ग्राम जब डिपॉजिट हो रहा है ना, तो 0.1 फेराडे लग रहा है। और ये 0.1 कैसे निकला था, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने निकाले थे उससे। बात समझ में आई? हाँ या ना शिवांशी? रोशनी क्लियर हुआ बच्चे? मैम इसका आंसर 3 है। हाँ बिल्कुल सही बात, सीमांशी ने सॉल्व भी कर लिया। इसका आंसर है 3। कैसे? आपका एन की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, एन इक्वल टू क्या आ जा रहा है भाई, निकाला किसी ने? 1.9 इंटू 57 अपॉन में 0. कुछ गड़बड़ हो गया, 57 कहाँ जाएगा, 57 ऊपर, 57 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइडेड में 1.9, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ गया एन की वैल्यू 3। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल की, स्टेट 3। क्लियर है हाँ या ना? तो ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा के भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, इजी सा नहीं आएगा। क्लियर हुई बात हाँ या ना? यस मैम। चलो अब इसी बात पे जरा एक क्वेश्चन और देखो। द टाइम रिक्वायर्ड टू कोट, ये सारे कोर्स के क्वेश्चन करवा रही हूँ फेरेडे लॉज के, जो आपके एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू कोट अ मेटल सरफेस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और 0.05 मिलीमीटर थिकनेस है। मतलब कि जो आपने जहां पर डिपोजिशन हो रहा है ना, ये पूरा डिपॉजिट हो रहा है, इसका एरिया तो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो थिकनेस है वो कितनी है इसकी, 0.05 मिलीमीटर दिया है। याद रखना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाय 10 करोगे, हाँ या ना, 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझे बच्चे इसने डेंसिटी गिवन है 10.5, और ये सिल्वर इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। ये मुझसे बोल रहा है कि मुझे कितने टाइम तक इसको कर देना पड़ेगा, सब कुछ उसमें सारी वैल्यूज आपको गिवन है। तो पहले तो आपको मास डिपॉजिट कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ ए और थिकनेस से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, कितना होगा, ए मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू वॉल्यूम, 80 मल्टीप्लाई बाय 0.0005 मल्टीप्लाई करोगे, कितना वॉल्यूम आ रहा है, 0.0704 0.04 सेंटीमीटर क्यूब। किसी को डाउट भाई इसमें? नो मैम। ठीक है, आपका आंसर जो आया इसमें 0.0 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। मास डेंसिटी मुझे गिवन है बच्चे 10.2, डेंसिटी गिवन है, मास अपॉन में वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है। तो मास डिपॉजिट कितना होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 10.2, वॉल्यूम कितना है, कितना है भाई वॉल्यूम, 0.04। 0.04। आपका आंसर आ जाएगा 0.42 ग्राम, मेरे ख्याल से तो यही है। 0.42 ग्राम मास डिपॉजिट हुआ है। उसने मुझे बोला है कि करंट बताओ कितनी देर तक मुझे देना पड़ेगा, 3 एम्पियर का करंट मैं दे रही हूँ, उसका टाइम बताना है कब तक देना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर आपको फेराडे का याद है, और याद क्या याद रखना ही है, एम अपॉन में क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट वेट। सिल्वर के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, कौन बताएगा भाई? एजी से इलेक्ट्रॉन लेता है, एजी प्लस में, एजी प्लस से इलेक्ट्रॉन ए और कन्वर्ट हो जाता है एजी में। कितना होता है भाई सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट, 108 इसका एटॉमिक मास होता है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, नहीं शिवांशी ऐसे मत करो यार, सिल्वर का मास 108 होता है रोशनी, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मोलर मास बाय डिवाइडेड एन। एन कितनी वैल्यू है उसकी, 1। सिल्वर के लिए एजी से एजी प्लस में होता है, कितना होगा, मैम 1080 होना चाहिए। 1080 होगा बच्चे। बात समझ में आई, इक्विवेलेंट वेट 108 कैसे हुआ, मोलर मास अपॉन में एन। एन की वैल्यू सिल्वर आपका देखा है ना आपने, एजी प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन की बात होती है इसमें, एजी में कन्वर्ट होता है। क्यों एम इक्विवेलेंट वेट अपॉन में, इसके आगे क्या था मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, कोई बताएगा मुझे? इक्विवेलेंट डिवाइडेड 96500, आगे क्या था फॉर्मूला, कौन बताएगा भाई? तुम सब सो रहे हो, मीनू बताएगी, रोशनी, शिवम, तीनों जने जल्दी बताओ क्या था आगे फॉर्मूला। इनटू IT लिख देंगे। हाँ, आई मल्टीप्लाई बाय टी,
मास डिपॉजिट कितना हुआ आपने देख लिया भाई, वॉल्यूम वगैरह कर करके आपने मास डिपॉजिट 0.42 ग्राम करना है। इक्विवेलेंट वेट 108 होता है। 96500 आपको ये लिखा। आए उसने बोला करंट 3 एम्पियर देना है, टाइम निकालना है, निकाल लोगे आप? यस मैम। चलो वेरी गुड, अगर अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ आगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आए फैराडे के? ऐसे ही आएंगे भाई एग्जाम में। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कह रहा था? फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चे? फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? कल किसी क्लास को, कल की क्लास अगर किसी को याद है तो, m1 डिवाइडेड में इक्विवेलेंट वेट m2 डिवाइडेड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, यही था कि आपके पास, एक मिनट में क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ। आपके पास m1 अपॉन में E1 जो है वो इक्वल टू क्या होता है? m1 अपॉन में, फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, कौन बताएगा? m1 अपॉन में E1 इक्वल टू में, दीपक मीना यहाँ पे है अगर, तो फैराडे का जो सेकंड लॉ है पढ़ा है भाई? अरे अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी भाई? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सीमांशी? यस मैम। ठीक है, आपके पास जो फैराडे का सेकंड लॉ है, अगर कुछ याद आ गया हो जो भी स्क्रीन पे दिखा उससे, फैराडे का सेकंड लॉ कह रहा था कि जैसे दीपक, जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवा रही थी आपने देखा था एक तरफ H2 निकल रहा है, यहीं पे है दीपक में ना, H2 ma'am. निकल रहा है, O2 निकल रहा है, क्लोरीन टू गैस निकल रही है, देखा था ना हमने। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हो ना, इससे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो अमाउंट O2 का निकल रहा है, क्लोरीन 2 का निकल रहा है, हाइड्रोजन का निकल रहा है, या कॉपर का डिपोजिशन हुआ, जो भी कुछ हुआ, तो एक का जो निकल रहा है, एक जो निकला उसका मास जितना वो निकला अपॉन में उसका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है किसके? जो मास अपने दूसरा क्लोरीन निकला है ना, जैसे सपोज ये O2 के लिए था, जो क्लोरीन, हाँ जो क्लोरीन के लिए जितना मास निकला है वो, और उसका इक्विवेलेंट वेट इसके बराबर होता है। इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर रहता है। ये फैराडे का सेकंड लॉ कहता है। समझ में आया फैराडे का सेकंड लॉ क्या कह रहा है? जो दो गैसेस आपकी निकल रही है ना, उसका मास और इक्विवेलेंट जो रेशियो है, इक्विवेलेंट वेट का रेशियो, वो इक्वल टू होगा दूसरे वाले के मास और दूसरे वाले के इक्विवेलेंट के रेशियो के बराबर। क्या मैं इस क्वेश्चन को, इसमें इसको ऐसे लिख सकती हूँ? E1 की जगह मोलर मास अपॉन में n लिख सकती हूँ भाई? बात समझ में क्या कर सकती हूँ? m1 सीमांशी मोलर मास m1 अपॉन में n कर दूं, m2 अपॉन में n1 इसका और n2 इसका। क्या मैं इसका दूसरा फॉर्मूला, मेरे पास एक और ये नहीं बन गया कि m1 अपॉन में कैपिटल m1 अपॉन में m1 मल्टीप्लाई बाय n1 इक्वल टू m2 अपॉन में m2 मल्टीप्लाई बाय n2, यही बन गया मेरे पास। और ये n क्या है? जो मुझे ये n बता देगा ना क्या है, देन मतलब मुझे चीजें समझ में आई है। n क्या है बच्चे? मैम वैलेंसी फैक्टर या ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल ठीक बात। n क्या है वहां पे? वैलेंसी फैक्टर है भाई। पिछली क्लास में बच्चों को पता नहीं था कि n जो है वो क्या है, वो भूल गए सवाल करते करते कि n जो है वो क्या है यहाँ पे। तो क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ, m1 अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर जो भी कोई रहा इसका, m2 अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर जो भी रहा इसका। और अगर इस गिवन मास अपॉन में मोलर मास को देख के अगर कुछ याद आ गया हो तो ये भी लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय n1, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय n2। अब आपको अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन करने के लिए सारी तरीके से अपने दिमाग को ओपन रखना है, क्या कि ये भी फर्स्ट फॉर्मूला ये भी निकल सकता है इससे, सेकंड फॉर्मूला जो निकला वो क्या है भाई, ये वाला, ये भी हो सकता है इसमें कन्वर्ट करा, सेम चीज है, और ये आपका क्या निकला है, थर्ड फॉर्मूला, राइट? यस मैम। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? जूम करना है थोड़ा, बस जूम कर देती हूँ। द वेट ऑफ सिल्वर
डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 56, शायद मेरा क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है लेकिन जो समझ में आ रहा है वो उतना ठीक है। क्या कह रहा है कि वेट सिल्वर का डिपॉजिट कितना होगा, ठीक है, अगर आपने सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास की और ऑक्सीजन जो है 5600 ml का। हमने देखा था ना सिल्वर का इलेक्ट्रोड जब हम ले रहे हैं तो एक जगह O2 भी निकल रहा था, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड अगर मैं ले रही हूँ तो किया था ना, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे थे तो O2 गैस भी निकल रही थी सिल्वर के साथ, किया था ना। Ag से आपका Ag प्लस से Ag डिपॉजिट हुआ, वो पूछ रहा है सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा। O2 तो भाई O2 जो है वो निकल रहा है आपका कितना 5600 ml। बात समझ में आई? उसने मुझे O2 का बता दिया कि ये तो 5600 ml निकल रहा है, सिल्वर बताओ कितना निकल रहा होगा। तो बच्चे क्वेश्चन को अगर हाँ या क्या बच्चे मैम प्लैटिनम तो नहीं गिवन है ना क्वेश्चन में, पर लेकिन आपको अब सिल्वर गिवन है और ऑक्सीजन निकल रहा है उसके साथ, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि उसके साथ सिल्वर उसका वो हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है। यस मैम। ठीक है, तो O2 निकल रहा है तो दूसरी जगह सिल्वर जमा हो रहा है। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि O2 तो भाई निकलेगा ही नहीं इसमें, आपको ध्यान रखना, अपने दिमाग को खुला रखना है कि O2 भी आपका H2O भी तो हो ही रहा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो O2 जो है वो तो 5600 ml निकल रहा है, सिल्वर कितना निकल रहा है आपके पास ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय N1 नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय N2। अब आपके पास एक फॉर्मूला था मास E1 मास डिपॉजिट अपॉन में E1 इक्वल टू मास डिपॉजिट अपॉन में E2, ये था ना। लेकिन अब यहाँ पे मास तो डिपॉजिट नहीं हो रहा है, ये तो भाई 5600 ml की बात कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे मैं इसको क्या रखती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला जो है ये लेती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स O2 के कितने निकल रहे हैं 5600 ml डिवाइडेड में 224 ml, ऐसे निकालती हूँ नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम का। सॉल्यूशन चैप्टर में बताया होगा एक बार या पहले भी आपने पढ़ा होगा। हाँ भाई, गिवन वॉल्यूम अपॉन में ये वाला वॉल्यूम एसटीपी पे यस मैम। मल्टीप्लाई बाय एन क्या होगा O2 के लिए, ऑक्सीजन बनते हुए कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 4, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा। अरे बोलो भाई यही क्या है ना यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल इनटू N1। कोई है शिवांशी, समझ में आया कुछ, रिपीट करो, कुछ तो नहीं समझ में आया क्या बच्चे। मैम मैं लिख रही थी ना तो वही। अच्छा, रोशनी समझ में आया बच्चे, रोशनी 5600 ml 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चे आपका। हाँ सीमांशी तो बहुत पढ़ती है भाई, रोशनी क्या कर रही हो तुम, पढ़ाई कर रही हो नहीं कर रही हो। नंबर ऑफ मोल किसके निकालने हैं, ये क्या मैं ये लिख सकती हूँ वेट डिपॉजिट सिल्वर का, और सिल्वर का मोलर मास कितना होता है भाई, सिल्वर का मोलर मास कितना होता है 108, और सिल्वर के लिए n की वैल्यू कितनी आई है 1 आया ना। आप इसे सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 1/4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि सिल्वर जो है वो कितना डिपॉजिट हुआ है बच्चे 108 ग्राम, ये उधर चला गया। बात समझ में आई, सिल्वर का वेट कितना डिपॉजिट हुआ है आपने निकाल लिया, बोलो भाई। यस मैम। हुआ क्लियर। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सेकंड लॉ से रिलेटेड है, इसके 3 फॉर्मूले याद रखना। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बुक के अंदर दिखे या कहीं और दिखे तो नहीं करना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूट गया जो कि आया नहीं इसमें स्लाइड में, कि आपकी बुक एक्सरसाइज का एक ही बताओ कि इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं इसका उसका तो कितना रिलीज हो रहा है। एक मिनट में देखती हूँ कहाँ पर है, तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो तुम्हें मतलब आता होगा कि सिल्वर नाइट्रेट का, मैंने सारी बातें बता दी हैं जो भी बताया ना उसमें से ये है कि सिल्वर नाइट्रेट का आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो कहाँ पर आपका एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या होगी। सेम ऐसे ही उसने किसका पूछा है, कॉपर क्लोराइड का पूछा है कि कॉपर क्लोराइड बताओ, तो कॉपर की रिएक्शन कहाँ पर होगी कैथोड पे होगी, और क्लोराइड आपका कहाँ निकलेगा एनोड। ये बता दिया मैंने अभी नहीं ना, ये वाली बातें करी है हमने, ये वाली स्लाइड यूज आई नहीं ना। An aqueous solution of AgNO3 with silver electrode, अभी हमें पता है सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो Ag प्लस से Ag डिपॉजिट होगा कहाँ पर कैथोड पे, और सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड है तो Ag से कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस कहाँ पर एनोड पे। बात समझ में है, ये एनोड पे और ये कहाँ पर कैथोड पे। नेक्स्ट, एन एक्वस सॉल्यूशन AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, अगर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो Ag प्लस से तो इलेक्ट्रॉन लेके भाई Ag तो डिपॉजिट हो रहा है कहाँ कैथोड पे, लेकिन प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है तो रिएक्शन कौन सी होगी एनोड पे O2 रिलीज होगा। क्लियर है भाई।
ऐसे ही डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4 का भी मैंने बताया कि डाइल्यूट में आपका कैथोड पे तो क्या, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैथोड और एग्जाम में भी आ सकता है। कैथोड का तो H2 रिलीज होगा और एनोड पे क्या रिलीज होगी, O2, राइट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, याद रखना प्लैटिनम बोला है, तो प्लैटिनम बोला तो कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन लेके तो कॉपर डिपॉजिट कर लेगा, लेकिन क्लोरीन आयन जो है वो क्या होगा, क्लोरीन डिपॉजिट करेगा, क्लोरीन 2, ठीक है। अगेन इसमें वाटर नहीं करता, क्यों, वाटर का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है, ओवर पोटेंशियल हो जाता है, मतलब H2O वाली रिएक्शन भी होगी ना भाई, एक रिएक्शन ये भी तो हो रही होगी O2 से 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रिएक्शन कहाँ पे होंगी आपकी, ये दोनों की दोनों एनोड पे। पर ये क्यों नहीं हो रही है एनोड पे, क्योंकि ये वाली क्यों नहीं हो रही है एनोड पे, क्योंकि ऑक्सीजन ओवर पोटेंशियल जो इसकी वैल्यू है, इसको इनिशिएट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए क्या लिबरेट होगी, क्लोरीन 2। क्लियर है, हाँ या ना, एनोड पे ये वाली गैस रिलीज होगी, ठीक है। क्लास को यही रखते हैं, अगली क्लास में कंडक्टेंस वाला पार्ट करेंगे। होप सो तुम्हें समझ में आया होगा, समझ में आई आज की क्लास।